हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सारे के सारे फिट एंड फाइन हो। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 2021 का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो व्हेनेवर आई से डिटेल सॉल्यूशन, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ माय पार्ट। माय पार्ट मींस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों पार्ट्स का मैं डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। आई नो काफी बच्चे 2021 के सवाल खुद भी ट्राई कर चुके हों, ठीक है, जहां पे वो थोड़ा बहुत अटके बटके हों। ठीक है, तो जो सवाल में आपके डाउट्स रहेंगे वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी टच भी नहीं किया, जो शायद इस वीडियो का वेट कर रहे हो कि राहुल सर हमेशा 19 का पेपर डाला, 20 का डाला, 17 का डाला, 21 का तो डाला ही नहीं, तो मैं आज डाल दूंगा 21 का भी। ठीक है, मतलब आप लोगों को मिल ही गया डेफिनेटली। उसके अलावा 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक के जो पेपर्स हैं वो भी रिकॉर्डेड है गाइस, ऐसे ही जैसे 21 का हो रहा है, बट वो हमारे रजिस्टर्ड बच्चों को मिलते हैं। सो इफ यू वांट टू बाय दैट पेपर्स इन अ डिटेल फॉर्म, सो आप बाय कर सकते हैं विद अ नॉमिनल कॉस्ट वेबसाइट पे जाके। ठीक है, www.rsgclasses.com। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएससी 2021 का डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल सॉल्यूशन, डीएससी 2021। फाइन, ठीक है, मैंने पेपर डाउनलोड कर लिया है, पीडीएफ। आप लोग भी प्लीज वेबसाइट से डाउनलोड, मतलब ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं पेपर में। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग दिस फंक्शन। अगर आपको पेपर थोड़ा झिलमिल नजर आ रहा है, मतलब विजिबिलिटी पूरी नहीं आ रही, तो आप डाउनलोड करके पहले रख लीजिए। ये एक फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन है with respect to x and y, subject to constant दे रखी है, where b is the parameter taking some fixed value greater than 1। b एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। ओके, let v be the minimum value attained as the function of b and let v dash b be the derivative of vb, which of the following is correct। मैं इसको आधे अधूरे फॉर्म में नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है, काफी जगह बहुत ही बुरे तरीके से इसका सॉल्यूशन हो रखा है, तो मैं वैसा ही कराना नहीं चाहता। ध्यान से देखिए प्लीज। क्वेश्चन में f ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखी है x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है जी, कहता है इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज नथिंग बट vb, तो v डैश b बताना क्या होगा। अब मिनिमम वैल्यू का बेसिक मतलब हो गया, पहले मिनिमम पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स को फंक्शन में डाला जाएगा, देन मिनिमम वैल्यू आएगी। अब सवाल ये आता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव कंस्ट्रेंट। वैसे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के प्रोस्पेक्टिव से बात किया जाए तो ऐसे सवालों को हम लोग लाग्रेंज मल्टीप्लायर की मदद से सॉल्व करते थे, बट हमें तो डीएससी वालों को भी सॉल्यूशन नहीं दिखाना ना, हमें तो कम से कम समय में इसको सॉल्व करना है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल प्लीज 12वीं वाले तरीके से हेल्प कीजिए। देखो और भी बहुत अच्छी इसमें ट्रिक्स लग सकती हैं, बट ऐसा होता है पेपर में सम टाइम जब कोई ऐसा आसान सा सवाल आए तो हमारे दिमाग में हम जो शुरू से पढ़ते हैं हम वही मेथड अप्लाई करने की सोचते हैं। आई नो 1 मिनट की जगह 3 मिनट लग जाएंगे, बट सवाल एकदम परफेक्ट और अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए सारे के सारे। सो सॉल्यूशन के लिए दूसरे कलर से मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। सो एक काम कर सकते हैं, अगर तुम्हें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है और ये कंस्टेंट है तो इसे 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक काम करो, y की वैल्यू निकाल लो, क्या 100 माइनस एक्स और पुट करो, तो इसको z मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ 100 माइनस एक्स प्लस b 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको अच्छे से। इसके बाद अब मैक्सिमम मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव, सो dz बाई dx करोगे, ये 2x आएगा बच्चों। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करने के लिए 2 को बाहर ले लो, 100x का 100 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 100 माइनस एक्स इंटू बी, है ना। माइनस समझ में आ गया ना, क्यों आ गया, चेन रूल लगा लिया, 100 माइनस एक्स का दोबारा कर लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर किया जाएगा इस, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 2x प्लस 200, हाँ, माइनस में 4x, माइनस में 200b प्लस में 2bx। ओके, फाइनली
ये -2x हो जाएगा प्लस 200 माइनस 200b प्लस 2bx। उसके बाद x वाली टर्म 2x कॉमन लेते हो, सो यू आर लेफ्ट विद b -1। और इसमें अगर लेट अस सपोज तुम -200 कॉमन लेते हो, सो यू आर हैविंग b -1। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव पे हम लोग आ जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमाइज के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल में? फॉर मिनिमा dz by dx is equal to 0. So when we equate this equal to 0, मेरे पास क्या बचेगा? 2x b -1 minus 200 b -1 equal to 0. 2x b -1 200 b -1 कट जाएगा दोस्तों, x 100 आ गया। अब ये जो 100 आया है ऑब्वियसली स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। अगर x 100 आया है तो आप सबको पता होगा y 0 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस y की वैल्यू क्या है? 100 है। नाउ व्हेन वी मूव टू द डबल डेरिवेटिव ऑफ इट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम इसका करें तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव बिकॉज b is greater than 1, it is given in the question, hence z is मिनिमा। z क्या आ गया? मिनिमा। अब z मिनिमा आ गया, उसने हमसे क्या मांगा है? जो भी आपका मिनिमम आए, मतलब मिनिमम पॉइंट्स आएगा, उसमें मिनिमम वैल्यू निकालो एंड दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ b। उसे फंक्शन ऑफ b कंसीडर करो एंड देन उसके बाद v डैश b बताओ। सो हमारा जो z था वो था कुछ ऐसा, हाँ कुछ इस तरीके का था। सो या तो ये ले लो अगर लेना चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो z की वैल्यू x² प्लस 2xy प्लस by² है, तो x 100 आया, y 0 आया, y 0 आया, सो x²। सो मिनिमम z कितना आ गया? एट x 100 एंड y 0 100 का स्क्वायर। इसे बोला गया, इसे vb नाम दे दो, vb। ठीक है जी, vb नाम दे दिया। अब क्या ये फंक्शन ऑफ b आ रहा है ना, फंक्शन ऑफ b के हिसाब से तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सो व्हाट इज v डैश b गाइस? डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू v 0, दैट इज ऑल। मतलब सही बता रहा हूं, अगर तुम वाक्य में मास्टर्स के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो चुटकियों हो जाना चाहिए सवाल। मैं तो बीइंग अ टीचर तो मैं समझाते समझाते चल रहा हूं ना, मैं तो फटाफट निपटा देता इसको। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। फर्स्ट वी हैव डन, ऑप्शन मैंने निकाल दिया, v डैश b 0 आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है कंसीडर एनी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर satisfying this property, f of fx is equal to x for all x belongs to R. Okay, if f is not identity function, then which of the following is true? ध्यान से देखना प्लीज। हाँ, सेकंड में ये कंडीशन दे रखी है आपको, x। देखो आप चाहो तो ऐसे ऐसे ही बोल सकते हो, फॉफ, है ना, या तो देखो ऐसा आइडेंटिटी फंक्शन में तो हमेशा होता ही होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया y बराबर x, मतलब जो आप डोमेन डाल रहे हो वही रेंज आ रही है। ठीक है, सो आइडेंटिटी में तो ऐसा होता है। ऐसा और किस टाइप के फंक्शन में होता है? अब जिस बच्चे को इस टाइप के फंक्शंस अगर याद रहेंगे तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही ईजिली और बहुत ही आराम से चीज़ों को कर पाएगा। ठीक है, सो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, अगर मैं fx को ये लेट करूं a माइनस एक्स, तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। देखते हैं, देखो लेना कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन ऑल आर हो। ठीक है, सो a माइनस एक्स, नाउ a माइनस ऑफ a माइनस एक्स कर रहा है, इररिस्पेक्टिव है कुछ भी हो, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू रियल। सो दिस फंक्शन इज होल्डिंग दिस प्रॉपर्टी एंड दे आर आस्किंग फॉर व्हाट? सॉरी, दे आर आस्किंग फॉर कि f क्या है? कांस्टेंट है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ऑल।
आप चाहो तो और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैं f' करूं, अगर fx ही माना तो -1 आ रहा है, हेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप चाहो तो इसमें fx को -x लेके भी कर सकते रहे, तब भी आपका आंसर मैच हो जाएगा, तब भी ये फॉफ यही आएगा और उसके बाद डेरिवेटिव -1 आएगा। तो इट मस्ट बी अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, विल नॉट बी कंसीडर्ड एज f of x, दैट इज ऑल। ठीक है, सो ये आसान सवाल था बच्चों। आई नो काफ़ी बच्चों को क्लिक नहीं किया होगा, ठीक है, अब जिसने फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़े होंगे उसको कर भी गया होगा, ठीक है। बाकी किसी ने कोई और मेथड अप्लाई किया हुआ, आई वुड लव टू मतलब बेसिकली सी द अदर मेथड्स इफ समवन हैज डन सम विद सम अदर मेथड, ठीक है। बट अपने आप अपने मेथड को ठीक कोई नहीं मानेगा, मुझसे वेरीफाई कराएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है कंसीडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन f that satisfy f' equal to f of x का square for all x in some domain of real number, also satisfy f of 2 equal to 2 and find f minus 2। सही बताऊं, this is not the level of DSC। ये सवाल बिल्कुल 12वीं क्लास टाइप सवाल है। देखो DSC कम से कम 2 से 4 सवाल जो मैंने पास पैटर्न में इनके पाया है, ठीक है, 2 से 4 सवाल ऐसे देता है जहाँ पे बेसिक्स लगेंगे 11th 12th के, या जिसने मैथ्स पढ़ी होगी वो उसको आराम से कर पाएगा, बहुत आराम से कर पाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है। सो व्हाट दे हैव गिवन f' इक्वल टू fx स्क्वायर, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। f' इज इक्वल टू fx स्क्वायर, ठीक है, एंड f of 2 इज इक्वल टू 2, देन दे आर आस्किंग फॉर f of -2, शायद यही है, एक बार चेक कर लो। दे आर आस्किंग फॉर f of -2, ठीक है। अब ऐसा नहीं है f2 2 है तो f -2 हो जाएगा, लीनियर फंक्शन नहीं है, ठीक है, और लीनियर फंक्शन इस प्रॉपर्टी को होल्ड भी नहीं करेगा, f' इक्वल टू fx का स्क्वायर। तो ऐसे करो बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, लेट y इज इक्वल टू fx, सो dy/dx को क्या बोल सकता हूं मैं, f', ठीक है, सबको पता है अच्छे से। नाउ एज यू कैन सी, जो dy/dx है विच इज f', वो fx के स्क्वायर के बराबर है, और fx क्या है, y है। अगर मेरे पास फंक्शन आ जाए कहीं से तो मैं आराम से f of -2 निकाल सकता हूं, बोलो। सो फंक्शन आने का मतलब, बट मेरे को क्या दे रखा है, dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। ऑब्वियसली अगर सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसको अगर हम उसका सॉल्यूशन कर ले, सॉल्यूशन पता है इधर वेरिएबल, सेपरेबल, लीनियर और होमोजीनियस की मदद से अगर करें तो जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो फंक्शन होगा, मतलब y होगा, और फिर उसके बेसिस पे आराम से कैलकुलेट हो सकता है। सो सिंपल। देखो 1/y स्क्वायर dy 1dx, 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/y, 1 का x प्लस c। वी हैव दिस कंडीशन दैट f2 इक्वल टू 2, मतलब at x equal to 2 y is equal to 2, so minus half 2 plus c, finally c कितना आ गया, 2 2s are 4 minus 5/2, ठीक है, फाइन। उसके बाद -1/y प्लस -1/y is equal to x minus 5/2. Guys, what we need to find out? We need to find out at x equal to -2 what is the f of -2, मतलब y निकालना है। So put x equal to -2, ठीक है। So जब मैं x को -2 डालूंगा, एक सेकेंड, ठीक है, क्या बचेगा, 4 - 9/2, फाइनली y की वैल्यू आ गई 2/9, ठीक है। y इज कमिंग आउट 2/9, जो कि मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला। सो व्हाट आई एम फाइंडिंग कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, वेयर एज आई एम फाइंडिंग, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ठीक किया है मेथड। हो सकता है एक क्वेश्चन मैंने गलत भी किया हो, बट अभी मुझे कुछ गलती नजर नहीं आ रही है इसमें, ठीक है, फाइन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज डन फ्रॉम माय साइड। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पे। 3 तक हो गए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन R0 से 50 100 C2R। ठीक है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। समीशन R0 से 50, ठीक है, 100 C2R। फाइन, देखिए सो सबसे पहले R को 0, R को 1, R को 2, इवन नंबर जाएंगे गाइस, R को 50 तो 10। ठीक है, वैसे बताऊं अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो, सो 2 की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, याद करो, मतलब 2 की पावर n-1 का, सॉरी, इस तरीके से NC0 से NCN तक ये फॉर्मूला होता है। बट अगर ये याद नहीं है तो इसको बाइनोमियल से भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे बाइनोमियल का फॉर्मूला 2 की पावर n इससे डिराइव होता है, ये NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2 टिल NCN x की पावर n। हाँ, अगर लेटर सपोज मैं x को 1 ले लूं और n को 100 ले लूं, ठीक है, तो क्या बचेगा 100C0, 100C1, 100C2 डॉट 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 100C100। ठीक है, क्योंकि x की जगह तो 1 आ गया तो 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, ये बन गया 2 की पावर 100। ठीक है, बट मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे कहां तक चाहिए, मुझे सिर्फ इवन पार्ट चाहिए। तो ये ना थोड़ा मतलब IIT वाईटी के बच्चे तैयारी करते हैं उसमें भी है, बाकी 11th क्लास में थोड़ा सा आर डी शर्मा में भी दे रखा है वाला सवाल इस टाइप का। सो अगर x को -1 लेते हैं तो क्या बचेगा, x -1 लेंगे तो जहां ऑड पावर है वो माइनस होता जाएगा और इवन पावर प्लस ही रहेगा, ऑड पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, फाइन। सो गाइस अब मुझे बताओ, तुम्हें तो सिर्फ इवन पावर ही चाहिए, मतलब इवन वाली टर्म ही चाहिए ना। तो अगर मैं ये वाली टर्म कंसीडर करूं, ध्यान देना, जब मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट करने पे -1 पुट करने पे ये क्या बच गया, 100C1 बच गया, और इस तरीके से वैल्यूज आ गई आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, इफ आई एड दिस एंड दैट, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो 100C1 से 100C1 कट जाएगा, है ना, 100C3 से 100C3 कट जाएगा, ये माइनस है ऊपर वाला डेफिनेटली प्लस रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना यार, -1 जहां आता जाएगा ऑड पावर को पॉजिटिव बनाता जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास क्या बच जाएगा, मैं अगर लिखना चाहूं 2 की पावर 100, ये तो 0 हो गया, और अगर मैं इसको प्लस करूं ट्वाइस हो जाएगा, इसको प्लस करूं ट्वाइस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लूं, सो 100C0, 100C2 टिल 100C100। एंड गाइस जब ये वाला 2 अपॉन में आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको 2 की पावर 99 बना देगा। तो आंसर वुड बी 2 की पावर 99। ठीक है, लिख लो। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सब क्वेश्चन नंबर 5, सपोज दैट n participant with distinct names arrive for a conference. The organization have prepared a name tag for all of them, but by mistake allocate the name tag randomly to the participant. What is the expected number of participant who will receive their own tag? वैसे ना अगर तुम लोगों को याद हो तो ऐसा एनवेलप वाला एक सवाल आप सब लोगों ने किया होगा, 12वीं क्लास में भी और अभी MA की तैयारी में भी, ग्रेजुएशन में भी किया होगा, सब लोगों ने किया होगा। बट आप उसको से रिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बट एनवेलप वाले में ज्यादातर दे आस्क फॉर द प्रोबेबिलिटी, नॉट फॉर द एक्सपेक्टेशन। बट यहाँ एक्सपेक्टेशन मांग ली भाई साहब, कुछ खतरनाक होगा। कुछ भी खतरनाक नहीं है यार। देखो एक बात बताओ, ऐसे टोटल n लोग हैं, हाँ,
भाई उनको, मेरे पास सपोज करो n पीपल्स हैं और उनके नाम की चिट बनी पड़ी है, अब चिट बांटनी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो किस टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं चिट बांटने के। पहले बंदे को n चिट पड़ी है, कोई भी उठा के दे दी, n वेज। दूसरे के लिए ऑब्वियसली n-1 वेज, फिर n-2 वेज, हाँ इस तरीके से लास्ट के लिए एक वेज बच जाएगा। सो इट मीन्स n फैक्टोरियल, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। नाउ हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है जिसको अपने नाम का टैग मिले, प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिसिपेंट रिसीव देयर ओन टैग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट participant receive their own tag, their own name tag। भाई इसको अपना, इसको अपना, इसको अपना, इसको अपना, इसको अपना, एक ही वे होगा, सबको अपना मिल गया, ठीक है। 1/n फैक्टोरियल, ऑब्वियसली वे एक है, टोटल नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल है। भाई एक ही तो तरीका है सबको अपने अपने टैग देने का। हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करते हैं, n फैक्टोरियल इंटू 1/n फैक्टोरियल कर लो। भाई नंबर ऑफ वेज को, टोटल नंबर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया एक्सपेक्टेशन। वरना ऐसे भी कर सकते हो, हर एक को अपना वे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n 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 1/n। सबको अपना नाम मिले तो सबका नाम एक पर्ची पे तो होगा ना, टोटल नंबर ऑफ वेज n है तो 1/n 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 1। और हर बंदा वो एक है तो 1 × 1/n प्लस 1 × 1/n प्लस 1 × 1/n ऐसे टिल n टाइम्स तक, सो n × 1/n वो भी 1 आ जाएगा। सो देयर आर अदर मेथड ऑल्सो फॉर डूइंग सच क्वेश्चंस, फाइन। तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अगेन थोड़ा स्कूल लेवल टाइप सवाल आया हुआ है, ठीक है। काफ़ी बच्चे पेपर से जब बाहर निकले थे तो उनसे हो गया था और काफ़ी उसे नहीं हुआ था, कह रहे सर पता नहीं क्या आ गया ये। मैंने कहा क्या करें, इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। 2-4 सवालों के लिए प्रिपेयर रहो गाइस, ठीक है। चलिए जी जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल हैज 2 इक्वल साइड्स ऑफ 1 इंच, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेस ही सेम होंगे। वन ऑफ दीज साइड्स ड्रॉन हॉरिजॉन्टली इज डिवाइडेड इनटू n+1 इक्वल पोर्शन, ठीक है। ऑन ईच पोर्शन आफ्टर द फर्स्ट रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है, and height is equal to the vertical distance from the left hand portion of the hypotenuse of the triangle. Find the sum of rectangle areas and its limiting value. इसको थोड़ा सा तमीज से करते हैं, ठीक है। तमीज से मतलब प्रॉपर डायग्राम बना के करते हैं। देखिए एक सेकेंड, फाइन, आई होप मेरी लाइन सीधी हो, और नहीं हो रही होगी बच्चों तो तुम कर लेना, ठीक है, फाइन। इतना बुरा भी नहीं लग रहा यार। ओके ओके, सो आई एम हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बस फाइन। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये साइड है ये 1 है, ये भी 1 है, और ये निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। सो AB² + BC² = AC², तो 1 + 1 2, √2 निकालना चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में दोबारा मूव करता हूं, कह रहा है कि वन ऑफ दीज साइड्स ड्रॉन हॉरिजॉन्टली इज डिवाइडेड इनटू n+1 इक्वल पोर्शन। n+1 इक्वल पोर्शन कर लो। सो n+1 इक्वल पोर्शन का मतलब जैसे हम लोग मीडियन पढ़ते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स बोलते हैं, तो बीच में एक कट्टा मारते हैं। क्वार्टाइल्स पढ़ते हैं 4 इक्वल पार्ट्स पढ़ते हैं तो 3 डॉट मारते हैं। ऐसी n+1 इक्वल पोर्शन के लिए हम लोग n कट्स मारेंगे। मतलब सोचो n कट्स हो गए, ठीक है।
तो n कट्स हो गए तो n+1 इक्वल पोर्शन हो गए। सो इसको लेके जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, रेक्टेंगल मतलब देखिए पहला रेक्टेंगल कुछ ऐसा, ठीक है, फाइन। दूसरा रेक्टेंगल ऑब्वियसली कुछ ऐसा, थोड़ा टाइम लगा रहा हूं ताकि थोड़ा सुंदर सा डायग्राम बने। अगला रेक्टेंगल कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसे एक और रेक्टेंगल लास्ट में बना लेता हूं। मान लीजिए जो अगला रेक्टेंगल बना होगा, अगर उसकी लाइन ये रही होगी तो डिलीट, फाइन। ऐसा मान लो और अगला ऐसा मान लो, ठीक है, फाइन। तो ये जो भी रेक्टेंगल बन रहे हैं गाइस, जितने भी ये रेक्टेंगल बन रहे हैं, चाहे ये वाला बन रहा है, फाइन, ये वाला बन रहा है, 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 इन सारे रेक्टेंगल का एरिया का टोटल हमें बताना है, फाइन। सो जरा ध्यान से देखिए प्लीज सारे के सारे बच्चे, मैंने अभी वो मिटा दिया इसका। देखिए प्लीज ध्यान से, ठीक है, काफी टाइम लगा दिया डायग्राम में, सॉरी। सो n इक्वल पोर्शन में अगर बांटा हुआ है तो n+1 इक्वल पोर्शन में बांटा हुआ है, तो हर पोर्शन कितना हो गया? जैसे पहला पोर्शन हो गया 1/n+1, ये वाला पोर्शन भी हो गया 1/n+1, ये वाला पोर्शन भी हो गया 1/n+1 एंड सो ऑन, सारे सेम पोर्शन के हो गए। अब अगर पहले रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, पहले रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें गाइस, सो ये n+1 1/n+1 है, तो ऑब्वियसली ये भी 1/n+1 है, ठीक है। अब बात आती है इसकी हाइट की, लेट्स टॉक अबाउट दी हाइट। सो अभी अगर बात करें हम लोग हाइट की, इसकी ये वाली हाइट अगर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सो ये n+1 है और हमें पता था ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एज यू कैन सी, ठीक है, और ऑब्वियसली ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो आप लोगों के पास अगर ये n+1 है, 1/n+1 है, तो ये भी 1/n+1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे लिखा हुआ भी है वहाँ पे कि जो हाइट आप निकालोगे वो जो लेफ्ट हैंड टॉप होगा हाइपोटेन्यूज का, उसके वर्टिकल डिस्टेंस के थ्रू हम लोग निकालेंगे। मतलब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक में से अगर मैं इतना पोर्शन माइनस कर दूंगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालूंगा, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा बेसिकली ये हाइट होगी रेक्टेंगल की, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके अगर लिखा जाए, सबसे पहले width of first rectangle is 1/n+1 and length of first rectangle guys, अच्छा एक बात बताओ, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट 1 है, तो 1 में से 1/n+1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? n+1 माइनस 1/n+1 n/n+1। सिमिलरली अच्छा विड्थ तो सबकी सेम है, तो लेंथ ही निकाल लो, लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। सेकंड देखो कैसे निकलेगी, सेकंड रेक्टेंगल की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो होगा इतना पोर्शन, ठीक है। अच्छा ये 1/n+1 है, तो ये भी 1/n+1 होगा अगर देखा जाए तो, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। सो अगर मेरे को सेकंड रेक्टेंगल के लिए ये हाइट चाहिए, तो बेसिकली ये सब इक्वल पार्ट है, तो 1 में से ट्वाइस ऑफ 1/n+1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1/n+1। सिमिलरली लेंथ ऑफ nth
रेक्टेंगल निकालोगे तो क्या बचेगा गाइस, 1 माइनस एन टाइम्स 1 अपॉन एन प्लस 1 विथ तो सेम ही है जो 1 अपॉन एन प्लस, ठीक है। सो हमें सरफेस मतलब एरिया निकाल के फिर ऐड ऑन भी करना है। तो इफ यू फाइंड द एरिया, सो 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन अपॉन एन प्लस 1 प्लस फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 सेकेंड का। सो थोड़ा सा ऐसे लिमिटिंग कर लो, थर्ड का हो जाएगा ये, ऐसी nth का क्या हो जाएगा, क्या निकाला है 1 अपॉन एन प्लस 1, चेक करते हैं। देखो nth की लेंथ क्या, सॉरी लेंथ क्या आई है ना। सो नाउ 1 अपॉन एन प्लस 1 का स्क्वायर ले लो कॉमन, n प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 1, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो n आ गया, n माइनस 1 आ गया, n माइनस 2 आ गया, प्लस डॉट 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 1। ओके गाइस, इसके बाद चाहो तो थोड़ा सा उसको उल्टा चला लो। उल्टा बोले तो 1 से पहले डेफिनेटली 2 रहा होगा क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ना, इसलिए, ठीक है। फाइनली ये वाली टर्म क्या हो गई, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। इससे एक कट गया, n अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। दे आर आस्किंग फॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑल्सो, मीन्स जब n इंफिनिटी को बिलोंग करेगा। तो आप सबको पता है ये, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, 1/2 आएगा, पता है ना, हाईएस्ट पावर सेम होते कोफिशिएंट आंसर हो, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, आसान सवाल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सवाल, ठीक है, डुएबल है। आप पाओगे मैथ्स के अगर 25 क्वेश्चन है तो कसम से 20 क्वेश्चन डुएबल है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, ठीक है। देखिए, इफ एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, OMG। तो ये आपको y दे रखा है और आपको x बताना है क्या होगा। y एक समीशन फॉर्म में दे रखा है, x को भी समीशन फॉर्म में बताना है। जरा ध्यान दीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 7, y दे रखा आपको समीशन k 1 से इंफिनिटी -1 की पावर k प्लस 1, y की पावर k, सॉरी x की पावर k अपॉन में k। एक बारी मैं चेक कर लूं, बिल्कुल सही है गाइस। इसको ओपन करते हैं बच्चों, पहले y को 1 डालता हूं तो क्या बचेगा, सॉरी k को 1 डालता हूं तो स्क्वायर आ जाएगा। सो x 2 डालूंगा तो -1 का क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, देन x क्यूब बाई 3, देन x 4 बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस माइनस करके चलेगा। अगर आप सारे बच्चे ध्यान दें तो ये ln1 प्लस x है, ये ln1 प्लस x है। सो कैन वी राइट ln1 प्लस x एज e की पावर y इक्वल टू 1 प्लस x एंड फाइनली x आ गया e की पावर y माइनस 1, ठीक है, ये आ गया 10। ओके, चाहो तो ऑप्शन भी यूज कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो अब एक्सपोनेंशियल की जो सीरीज होती है बच्चों, आप चाहो तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन से पता लग सकता है। लीनियर अप्रोक्सीमेशन अबाउट x इक्वल टू 0, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब सही है, e की पावर y को आप ओपन कर सकते हो, 1 प्लस y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और बाहर चल रहा है -1, इससे ये गया, ये आ गया y इज इक्वल टू नॉट y, कोई दूसरा वेरिएबल k 1 से इंफिनिटी y की पावर k अपॉन में k फैक्टोरियल। सो आराम से पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3,
बिल्कुल थर्ड। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा हूं, उसके बाद में ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे 8 पे। कह रहा है कंसीडर द वेक्टर Rn फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू t ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर एंड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स वर देयर। ओके, v1 v2 vn लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उनका सम भी लीनियर इंडिपेंडेंट है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर्स, मतलब दो नहीं, अगर 3 और मोर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका सम भी लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ये पढ़ाया हुआ है मैंने काफी बच्चों को। ठीक, कोई बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े हुए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सो इसमें जो टर्म दे रखी है कि अगर कुछ वेक्टर का टोटल, कुछ वेक्टर्स का टोटल लीनियर इंडिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो वेक्टर्स भी इंडिपेंडेंट रहे होंगे। बट अगर इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ n को 2 कंसीडर करता, सो मैं बोलता 2 वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, उनका सम तो एक ही वेक्टर होगा, तो उसको कैसे चेक करें। इसलिए जब हम लोग सम की बात करते हैं कि भाई उनका सम भी लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसके लिए वेक्टर कम से कम 3 होना जरूरी है। सो इसीलिए यहां पे A implies B if n is odd। वैसे आप चाहो तो इन्होंने जो ऑड वाला केस डाला हुआ है, जब आप 4 वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट लेके चलोगे और जब उनको आप टोटल करोगे, सो यू कैन सी टोटल करने पे वो इंडिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वो एग्जिस्ट तभी ही करेगी आप लोगों के पास जब आपके पास ऑड वेक्टर होंगे। 3 वेक्टर्स हैं तो v1 प्लस v2, v2 प्लस v3 एंड v1 प्लस v3, इस तरीके से 3 वेक्टर्स आ जाएंगे। सिमिलरली 5 वेक्टर है, आप कोई भी 4 वेक्टर का एग्जांपल लेके देखो लीनियर इंडिपेंडेंसी का, यू विल गेट टू नो दिस रिजल्ट। A implies B, अगर वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो उनका सम भी इंडिपेंडेंट तभी होगा जब वो ऑड होंगे, और जब सम का इंडिपेंडेंट आ रहा है तो इसका मतलब इंडिविजुअल वेक्टर तो इंडिपेंडेंट रहे ही होंगे। ठीक है, सो दिस इज दी ट्रू फॉर दिस। देखो मैं टाइम लगा सकता हूँ आपको समझाने के लिए, बट उसके लिए मुझे पूरी इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी छाननी पड़ेगी। तो वो तो आप लोग पढ़ के आ चुके हो गाइस, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, जो मुझसे मतलब एक्चुअली में तैयारी कर रहे हैं, मैंने उन्हें डिपेंडेंसी की वीडियोस बहुत ही डिटेल में दे रखी है। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कीजिए, इवन ऑड लेके चेक कीजिए, ठीक है, यू विल गेट टू नो दिस रिजल्ट। आपको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, फाइन। सो Rn वेक्टर की बात की थी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर, एंड दिस इज द स्टेटमेंट। अभी के लिए तो तुम लर्न करके भी रख सकते हो। ठीक है, A implies B जब n ऑड होता है, B ऑलवेज implies A। ओ ये क्या हो गया भाई साहब। ठीक है, चलिए जी 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द अननोन x1 x2 x3 with lambda being a real parameters. This is homogeneous system of equation under which of the following system has non-zero solution. Non-zero solutions का केस कब एग्जिस्ट करेगा। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन जीरो सिस्टम तब एग्जिस्ट करते हैं जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। मींस 1 2 3 2 -1 1 -2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। यार आप लोग बहुत समझदार हो, इस डिटर्मिनेंट को 0 लेके सॉल्व करके बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल आया। मतलब डू यू थिंक दिस इज द लेवल ऑफ पेपर? आप बोलोगे यस सर, एक आधा तो बनता है ऐसा। ठीक है, फाइन। ऊपर वाले में फिर बोल रहा हूँ, कोई डाउट मत रखना, मुझे लगता है ऊपर वाले में काफी बच्चों को डाउट रहेगा। आप ऑड इवन लेके एग्जांपल लेके सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है देयर आर 4 स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब जिस बच्चे ने काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट मैंने 2017-19 के पेपर में भी कराई हुई है, पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट 1 है y इज अ रैशनल नंबर, इसके बीच में इज अ काउंटेबल सेट। y जो होते हैं बच्चों काउंटेबल, मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं वो काउंटेबल सेट में काउंट होते हैं। ठीक है, अब चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो वो मैटर नहीं करता। तो दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली ट्रू, बोलना मत। दिस इज m by n वेयर m and n आर इंटीजर। तो अगर इंटीजर नंबर डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, तो इट कम्स अंडर द काउंटेबल सेट ऑल्सो। सो that is not uncountable, that is false. y is a real number, real number तो uncountable में काउंट होते हैं। ठीक है, और जो कि एकदम ट्रू स्टेटमेंट दे रखी है।
y इज इक्वल टू √2/n, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 4 डालोगे तो ये भी काउंटेबल में काउंट होगा, बट यहाँ अनकाउंटेबल लिखा हुआ है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स वर ट्रू? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3, दैट इज ऑल। ठीक है, ये आसान सवाल था। देखो कितना अच्छा आसान सवाल था, डुएबल था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आता है। ये काफी बच्चों के नया सवाल होगा, और एक ये पैटर्न है जो कि मतलब ये पैटर्न बहुत सारे सवालों में यूज होता है, और आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे इस पैटर्न को, जिसमें बोला हुआ है इफ x² + y² + z² = 1 देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x + z। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों से मांगी भी, और x² + y² + z² बने, तो ऐसे ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दे रखा हो, तो इसमें एक वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई करना मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। देखना ध्यान से, क्या मैं जो ये -x + z आपको दे रखा है, ठीक है, और x² + y² + z² आपको दे रखा है, क्या मैं x जस्ट होल्ड, सॉरी, ठीक है, xi + yj + zk जो मुझे टर्म दे रखी है, ठीक है, इंटू -i + j को लिख सकता हूं डॉट में -x + z। बोलो गाइस, लिख सकते हैं ना। नाउ लेट अस सपोज इसको मैं अगर u वेक्टर मानूं और इसको v वेक्टर मानूं, तो u डॉट v को क्या लिखा जा सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू में cos थीटा। बोलो, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ x² + y² + z² इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ -1² + 1² इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या चल रहा है? -x + z। ठीक है, हमें चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एज वी नो ये 1 है और ये √2 है, तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू -x + z। हमें इसी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है cos थीटा पे। cos थीटा की रेंज आपको पता है क्या होती है, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो जब हम cos थीटा को 1 डालेंगे तो मुझे -x + z की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, कभी कभी मिनिमम वैल्यू के लिए पूछता, तो जब cos थीटा को -1 डालेगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये नेवर नो, अगली बार मिनिमम शिनिमम का आ जाए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों? √2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब आई लाइक द क्वेश्चन। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या? देखो ये भी 12वीं क्लास, मतलब 10वीं क्लास का सवाल दे दिया कसम से। क्या मजा आया, डीएससी वाला को 10th क्लास का क्वेश्चन दे दिया। कह रहे हैं कंसीडर अ ट्राइंगल विद साइड AC = 2, AB = √3 and BC = 1. Choose a point P inside the triangle. Minimum distance from P to AC, AB and BC are D1, D2 and D3. Find 2D1 + √3 D2 + D3. चलो इसको तो मैं बोर्ड पे करता हूं। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, फाइन, सॉरी, ट्राइंगल ही बना लेते हैं पूरा। बीच में बना लेते हैं, फाइन। एक ट्राइंगल गिवन है, फाइन। आप लोगों को ट्राइंगल में मतलब ये A है, ये B है और ये C है, फाइन। ट्राइंगल सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, नॉट बैड, फाइन। आप लोगों को बोला है ट्राइंगल में कोई भी बीच का एक पॉइंट ले लो P, और उसका डिस्टेंस जो AB से, BC से, AC से, उसका कुछ नाम दे दिया उन्होंने, और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अगर आप सबको याद हो तो मिनिमम डिस्टेंस तब निकलता था इन लाइन से जब ये इस पे परपेंडिकुलर होता था। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा P को बीच में करूं, हाँ, P परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर, इसको डी दे देते हैं, ठीक है, फाइन। अच्छा, दे रखा है पी से एसी वाले को और ए बी वाले को D1 D2 बोला हुआ है। ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है, ठीक है। उसके बाद ए बी की वैल्यूज कितनी दे रखी है, AC 2 है, √3 है, 1 है, ठीक है। AC 2 है, ये √3 है और ये 1 है, ठीक है गाइस। हमसे मांगा क्या है, ऑब्वियसली जो भी D1 D2 D3 की वैल्यू आएगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि देखो ना इसके अलावा और किसी तरीके से इस लाइन को कट करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब वो उस पर परपेंडिकुलर होगा, फाइन। सो 2D1 प्लस √3 2D1 प्लस √3D2 प्लस D3 निकालना है। आसान सवाल है बच्चों, सच्ची में बहुत ज्यादा आसान सवाल है। अच्छा मैं एक बात बताऊं सारे के सारे, क्या अगर मैं अलग अलग से थोड़े से नाम दे दूं इन सबको, ठीक है, लेट अस सपोज एक कंस्ट्रक्शन ये भी कर दूं, फाइन, एक कंस्ट्रक्शन ऐसे ही कर दूं और एक कंस्ट्रक्शन ऐसे ही कर दूं, फाइन। इसको मैं O दे दूं, इसको मैं M दे दूं, फाइन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को क्या लिख सकता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, देखो ना ये वाला और ये वाला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC बोलो, लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। राइट साइड वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB है, APB, ठीक है, राइट एंगल है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू में बेस अपॉन में ऑल्टीट्यूड। सो ये बेस कहलाएगा बेसिकली APB के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि है √3। सो हाफ इंटू √3 इंटू में D2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, ये ऑल्टीट्यूड कहलाएगा D1 और ये 2 है, हाफ इंटू में 2 इंटू में D1 प्लस हाफ इंटू में, अगर बात करें इसके लिए तो ये D3 कहलाएगा इसका ऑल्टीट्यूड BPC के लिए, और ये BC 1 है, ठीक है। सो इस 2 से 2 कट गया। इफ यू टेक 2 एलसीएम, √3D2 प्लस 2D1 प्लस D3, हाँ यही निकालना था, अपॉन में 2 आ रहा है, तो जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा जो इसके लेफ्ट में चल रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ लेट्स फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए, वो कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हम हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद है हीरोज फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला, जो भी आप पढ़ते थे, ठीक है। यहां पे S क्या होता था, A प्लस B प्लस C/2। A कितना है बच्चों, एक √3 साइड है, एक 2 साइड है और एक 1 साइड है ना। सो √3 प्लस 3/2, तो एक एक करके निकालें। अगर S माइनस A निकालूं तो √3 प्लस 3/2 माइनस √3 कितना आएगा, 3 माइनस √3/2। कैलकुलेट बच्चों कर लेना। S माइनस B √3 प्लस 3/2, B कितना है मैंने माना हुआ है 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4 एंड S माइनस C 2, ठीक है बच्चों। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करने लग गया
मैंने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किया, तो एस कितना है यार 3 प्लस रूट 3 बाई 2, एस माइनस ए कितना है 3 माइनस रूट 3 बाई 2, और एक रूट 3 प्लस 1 बाई 2, एक रूट 3 माइनस 1 बाई 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी न्यूमरेटर में लग जाएगा, सो 9 माइनस 3 बाई 4, 3 माइनस 1 बाई 4। यार ये 6/4 होगा और ये 2/4 होगा, ठीक है, तो 3 बाई 4 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 4 आ जाएगा रूट 3 बाई 2। और अगर तुम्हें याद हो इसको इक्वेट करेंगे रूट 3 बाई 2 के, तो आंसर आ जाएगा रूट 3। दैट इज ऑल, ठीक है। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है एक बहन जी हाफ मैराथन भागती हैं दिल्ली से। शी डिसाइडेड टू रन xi किलोमीटर ऑन ith डे फॉर द नेक्स्ट 12 days. That is x1 kilometer on day 1, x2 kilometer on day 2, etc. On the last day, she finds that she trained for 12 kilometers per day on an average. Which of the following statement is true? If you can see this statement, they have do the total from 1 to 12. 1 to 12 मतलब they will consider, अगर मैं x1, x2, x3 मानूं तो ये 12 दिन तक का कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से सारे आंसर लॉग में दे रखे हैं और एवरेज भी आपको दे रखी है, तो लॉग में कौन सी एवरेज यूज होती है, क्या याद है आप लोग? ज्योमेट्रिक में, ठीक है। सो अगर x1, x2 till x12 है, एंड इफ आई फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट, क्या होगा? x1, x2 डॉट 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 x12। अगर कोई बच्चों को इस ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद हो तो उसे लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ समीशन log xi बाई 12, ठीक है। अब चाहो अगर ज्योमेट्रिक मीन जो एवरेज है उसे 12 लेके चलें तो 12 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन लॉग xi बेस 12। सबके अपॉन में अलग अलग 12 लेके चले जाओ, बेस में चले जाएगा। एंटी लॉग जब भी हटाते हैं तो गाइज यहाँ पे आता है 12 लॉग आता है, सॉरी। हमें इसी की जांच करनी है कि ये टर्म तो log 12 के इक्वल आ रही है। और अगर आप सबको याद हो log 12 जो होता है वो 12 से छोटा होता है, log 10 ही 1 होता है, तो log 12 तो और भी मतलब 1 से बड़ा होगा, बट 12 से तो छोटा ही होगा। सो द स्टेटमेंट इज दिस कि इसका आंसर जो log 12 है वो 12 से छोटा है, which is ऑप्शन नंबर 1 might be, yes, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, फाइन। 14 इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा सवाल है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, यू कैन से दैट। 14 में कह रहे हैं 3 बॉक्सेस हैं, आर प्रेजेंटेड टू अ कंटेस्टेंट, एग्जैक्टली 1 बॉक्स हैज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड द अदर 2 आर एम्प्टी। ईच बॉक्स हैज इम्प्रिंटेड ऑन इट्स डिक्लेरेशन। कुछ नहीं लिखा, ठीक है, पता नहीं है किस में गिफ्ट है, बट इतना पता है एक में गिफ्ट है, बाकी 2 खाली पड़े। द डिक्लेरेशन आर एज फॉलोज, गिफ्ट इज नॉट हियर, गिफ्ट इज नॉट हियर। बॉक्स 3 की डिक्लेरेशन है, गिफ्ट इज इन द बॉक्स 2। A declaration can either be true or false. Find the least number of true declaration that allows the contestant to logically deduce the gift. पता लग जाए कि गिफ्ट किस में है, उसके लिए कम से कम कितनी ट्रू डिक्लेरेशन होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना, बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, मजा आएगा आप लोग। देखो केस 1 लेते हैं। मान लो बॉक्स 1 कंटेन गिफ्ट, ठीक है, बॉक्स 1 कंटेन गिफ्ट। तो ये 3 डिक्लेरेशन है, 1, 2, 3। अब बॉक्स 1 में ही गिफ्ट हो तो इनमें से कितनी डिक्लेरेशन का ट्रू होना जरूरी है? पहली डिक्लेरेशन गिफ्ट इज नॉट देयर, फॉल्स होगी। दूसरी गिफ्ट इज नॉट हियर, ट्रू होगी, है ना। बॉक्स 2 कहता है गिफ्ट इज नॉट देयर, तो बॉक्स 2 में गिफ्ट नहीं है, इसका मतलब इधर बॉक्स 1 में और बॉक्स 3 में। बॉक्स 3 कहता है बॉक्स 2 में गिफ्ट है, तो ये भी फॉल्स होनी चाहिए। देखो मैंने पहले किस मतलब उसको गिफ्ट ढूंढने में आसानी हो, अब गिफ्ट तीनों में से किसी एक बॉक्स में है,
सो लेट्स टेक ऑल दी केसेस, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि कितनी ट्रू डिक्लेरेशन की कम से कम जरूरत पड़ेगी। सो अगर मैं मान के चलता हूं कि बॉक्स 1 में गिफ्ट है, तो इन तीनों में से कितनी डिक्लेरेशन ट्रू होनी चाहिए मुझे चेक करना है, ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहले देखूं, पहला केस है गिफ्ट इज नॉट हियर, मैंने अज्यूम कर लिया बॉक्स 1 में गिफ्ट है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए? नहीं, कहता है गिफ्ट इज नॉट हियर, बॉक्स 1 के ऊपर लिखा है गिफ्ट इज नॉट हियर, तो वो तो फिर ट्रू नहीं होना चाहिए। बॉक्स 2 कहता है गिफ्ट इज नॉट हियर, तो इसका मतलब बॉक्स 2 में गिफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब इधर बॉक्स 1 में या बॉक्स 3 में, तो ये ट्रू होनी चाहिए। और ये कहता है गिफ्ट इज इन द बॉक्स 2, तो हमने तो माना गिफ्ट बॉक्स 1 में, तो ये फॉल्स होनी चाहिए। तो अगर ये तीन, तो इसमें कितनी डिक्लेरेशन ट्रू आ रही है? एक। अच्छा, अगर बॉक्स 2 में गिफ्ट लेते हैं तो ट्रू। अच्छा, बॉक्स 2 में गिफ्ट है, तो बॉक्स 1 में गिफ्ट नहीं होना चाहिए, ट्रू ले लें। बॉक्स 2 में गिफ्ट है, तो ये तो गलत है। बॉक्स 3 में गिफ्ट है, सही है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली अगर होल्ड करती हैं, 1% में बात करके चल रहा हूं, तो बॉक्स 2 वाली कंडीशन होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो हमने यहां पाया एक डिक्लेरेशन ट्रू, यहां पाया 2 डिक्लेरेशन ट्रू हो सकती है, ठीक है। बट एक्चुअली में डिड्यूस करने के लिए ये सवाल जब आता है तो एक स्टेटमेंट ही ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे दोनों की दोनों, बट स्टिल ठीक है। बॉक्स 2 के लिए अगर बॉक्स 1 वाली कंडीशन सही हुई, जो कहता है गिफ्ट इसमें नहीं है, तो या तो 2 और 3 में होना चाहिए, और उसके साथ अगर 3 वाली भी होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉक्स 1 वाली स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कहता है गिफ्ट इज नॉट हियर, सो वो कहता है 2 या 3 में पड़ा हुआ, बट एक्चुअली पता लगता है कि बॉक्स तो भाई 2 में पड़ा हुआ है, 3 में भी नहीं था, तो इसका मतलब ये भी पूरी तरह सही नहीं मानी जाएगी। तो यहां भी तुम एक स्टेटमेंट ट्रू बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली केस 3, बॉक्स 3 में गिफ्ट हो, तो इसको ट्रू ले सकते हो, इसको भी ट्रू ले सकते हो, बट इसको फॉल्स लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि कम से कम एक डिक्लेरेशन तो ट्रू चाहिए, तभी हम लोग गिफ्ट को डिड्यूस कर पाएंगे, गिफ्ट कहां पड़ा हुआ है, ठीक है। सो वैसे ये सबसे बेस्ट है बॉक्स 1 में गिफ्ट के लिए, ठीक है। सो हाउ मेनी डिक्लेरेशन टू बी ट्रू? 1, at least 1. So this is a good question. This is a basic logical question. You people can identify this question with yourself also. If someone have done the question in some other way, please recheck the questions with myself. मेरे साथ दिखाओ और उसके बाद आगे अप्रूव करो, ठीक है। लिख लो उसको। Okay guys, question number 15 देखिए क्या कह रहा है। Let A1, A2, A3, An are real numbers such that A1 plus A2 plus A3 till An equal to 0. Suppose n is greater than equal to 5. Which of the following statement is true about the roots of the equation? So let me write the equation first for you. So 15th में QX जो है वो है A1 plus 2A2x plus 3A3x square plus dot 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 n x की पावर n minus 1, ठीक है। I really don't like this color. Fine. हमें क्या बोला है, कह रहा है चेक करना है इसके कितने रूट्स होंगे, एक भी नहीं, कम से कम एक, n minus 1 इस तरीके से। And there are certain condition कि n should be greater than equal to 5 and summations of all constant जो स्केलर्स है इसके साथ वो 0 होने चाहिए। सो मैं इस सवाल को जब जिस तरीके सॉल्व करने वाला हूँ, तो सब्जेक्टिव तरीके से वो बहुत ही बुरा सॉल्यूशन है, बट हमारे लिए सॉल्यूशन बुरा मैटर नहीं करता, हमारे लिए ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। सो जो बच्चे मुझसे एक्चुअली में एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें पता है मैं बहुत छोटे छोटे बहुत ही अलग तरीके से सवाल को सॉल्व करना सिखाता हूँ, जो मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाता था उससे बहुत अलग, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चन। मैं n को 5 लेके सॉल्व करता हूँ। क्या आ रहा है? A1 2A2x 3A3x स्क्वायर 4A4x4 5A5x सॉरी क्यूब एंड ये 4, ये बचे, ठीक है। अब आगे अगर देखें हम लोग इसको, हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 0 एक कंडीशन लेनी है, तो अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लो। सपोज करो A1 0 मान लेता हूँ, A2 प्लस 1 मान लेता हूँ, ये माइनस मान लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये भी माइनस मान लेता हूँ और ये प्लस मान लेता हूँ,
क्या किया मैंने A1 0 लिया, A2 1 लिया, A3 -1 लिया, A4 भी -1 लिया, A5 1 लिया। टोटल तो 0 बन रहा है ना इन सब का। अब 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, आप देख रहे हो 0 पर तो 0 आ ही रहे हैं। बाकी तुम चाहो तो IVT लगा सकते हो। अगर लेट अस सपोज 1 - 1 अगर सपोज करो 2 डालो तो व्हाट इज एक्चुअली रिमेनिंग, क्या बच रहा है 2 डालने पे, आपको चेक कर सकते हो एक बारी वैल्यूज डाल के। ठीक है गाइस, सो एक बारी Q को 2 डालोगे, सो 2 डाल के मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अप्लाई पॉजिटिव आएगा, और आई थिंक Q को हाफ डालोगे, लेट अस सपोज -1/2 डाल लो, सो ये आएगा -1 1/4 -3/4, ये आएगा कितना +1/8 यानी 1/2, ठीक है, और ये 1/16 5/16। एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम -16 4 चौक 12 8 और 5, ये लेस देन 0 आ रहा है, तो एक पॉजिटिव आ रहा है। वैसे तो x को 0 और x को 1 डालोगे तो भी 0 बन रहा है, बट वैसे बता रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आपको पता है IVT क्या कहती है, कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करे। मतलब दिस इज माई वे फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं बहुत टाइम लगाना चाहता, इफ आई विल बी द स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ यू पीपल, मैं इसको ऐसे ही करता अगर मुझे IVT मेरे दिमाग में बसा पड़ा है तो, ठीक है। मैं nth की फॉर्म में कोई डिराइव करने की बिल्कुल भी कोशिश इसको नहीं करता। सो 15 तक के क्वेश्चन डन फ्रॉम माई साइड। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे बीच के इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद करने, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या करें। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को मिसजज कर गए थे, क्यों मैं बता देता हूं। सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल विच टेक द वैल्यू -1/2 से हाफ। सोचा यूनिफॉर्म है, क्यों भाई, कुछ और भी तो हो सकता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय phi of x which of the following is certainly true, surely true, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है for any real number a and b, नहीं, for any real number a b greater than a, phi b is greater than this। CDF है, अगर ये मान लो a b से बड़ा कोई भी रियल नंबर, अगर b 8 ले ले, a 6 ले ले और -1/2 से हाफ के बीच में, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, कोई भी रियल नंबर ले लो। उसके बाद कह रहे हैं अगर a भी -1/2 से हाफ के बीच में हुआ और b 1 से बड़ा हुआ तो CDF प्रोबेबिलिटी b की जो आएगी वो a से बड़ी आएगी। होता है ऐसा, बट समटाइम इफ इट्स नॉट मैंडेटरी दैट CDF इज ऑलवेज बी अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x ओनली। समटाइम CDF, एक एग्जांपल ऐसे ही लिख रहा हूं, मान लो x लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से CDF लिखा हुआ है। यहाँ मान लो दे दिया मतलब -1/2 से 0 और यहाँ दे दिया 0 से हाफ, ऐसी, मतलब आप इसको करके मत देखना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके बीच के जो भी इंटरवल लेंगे 0 से हाफ के बीच के 1/3, मतलब जो भी 1/3 नहीं 0.4 और 0.3, 0.4 0.3 से बड़ा है, बट दोनों पे CDF प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, तो भाई साहब ये भी वर्क नहीं करता, बाकी दो ऑप्शन पे मैं पूरा आपका प्रकाश डालना चाहूंगा, प्रकाश मीन्स फोकस डालना चाहूंगा। देखिए क्या, ठीक है। अब बच्चों कुछ ना कुछ तो मुझे उल्टा सीधा बोलना पड़ेगा ना यार, मतलब मैं अकेला पढ़ा के इस कैमरे को देख के खुद बोर हो जाता हूँ, ठीक है। ओहो, ये बहुत ही बेकार बैकग्राउंड है, सो लेट्स चेंज द बैकग्राउंड, कुछ अच्छा फील आएगा। ब्लू पे करते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ, सो 41 पे x जो है वो -1/2 से लेके हाफ के बीच की बहुत सारी वैल्यूज हैं। छोटा एग्जांपल है, इट्स नॉट डिस्क्रीट, इट्स कंटिन्यूअस, बट स्टिल आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। नाउ क्या सबको पता है जो मीन होता है वो हमेशा रैंडम वेरिएबल के बीच में लाई करता है। ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है।
और अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूं तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी एक रैंडम वेरिएबल अगर माने तो वो लाई करेगा 0 से 1/4 के बीच में, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू है 0 से 1/4 के बीच में। अच्छा, अगर मैं यहां बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो स्क्वायरिंग करने पे ये 1/4 हो जाएगा और यहां 0 आ जाएगा। आप सोचोगे ये भी 1/4 होगा, भाई साहब -½ से ½ के बीच के नंबर के सबके स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा नंबर 0 होगा और सबसे बड़ा नंबर 1/4 होगा ना। ये तो क्लियर हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 ना मैंडेट नहीं है, 0 भी हो सकता है और इसके बीच में कोई भी कुछ भी हो सकता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स व्हिच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर गाइस, ये भी 0 से 1/4 के बीच में, ये भी 0 से 1/4 के बीच में, तो दोनों को माइनस करोगे तो आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा। ये इसका मतलब अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। क्या नाम है, डीएससी वालों ने, काफी बच्चों ने इसको ठीक बोला होगा। पढ़ाई नहीं होगा सीडीएफ क्लोजली, समटाइम्स सीडीएफ कुछ का कांस्टेंट भी आ सकते हैं किसी इंटरवल के बीच में, ठीक है, फाइन, थैंक यू। मूविंग टू 42, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A large sample 1000 observation is always representative of population। क्यों भाई, कौन सी ऐसी किताब में लिखा है कि सैंपल 1000 का उठा लो तो वो पॉपुलेशन को बहुत अच्छा प्रेजेंट करेगा, 1500 को और अच्छा करेगा, 2000 को और अच्छा करेगा। सैंपल मीन डज नॉट वेरी फ्रॉम सैंपल टू 7। क्यों भाई, अगले सैंपल को दूसरा सैंपल लोगे तो सैंपल मीन अलग आएगा, तभी तो सैंपल मीन रैंडम वेरिएबल होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंस पी वैल्यू ऑफ अ टेस्ट डिपेंड्स ऑन द डेटा। ऑब्वियसली पी वैल्यू किसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे निकलती है? मीन माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर में एन आता है, तो जो एन होगा, एन अगर वेरी करेगा तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलग आएगी, पी वैल्यू अलग। सिंपल, दिस वन इज द मोस्ट प्रोमिसेबल ऑप्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर इज वन एंड द सेम थिंग। वन तो नहीं होते, ठीक है, वन तो नहीं होते। वो डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सैंपल पैरामीटर्स का, ठीक है। सो दिस वन इज फाइन, सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू द 43, यू हैव 3 वेरिएबल y, x1, x2 इक्विटेक्स आ गई, ठीक है, माय फेवरेट, आई होप आपकी फेवरेट। फर्स्ट यू रिग्रेस y on x1 and x2 to get the regression coefficient x1, x2 as b1, b2. Then you regress y on x1 and x1 plus x2 to get the regression coefficient to x1 and x1 plus x2 as c1, c2. Which of the following statement is correct? There is no need to run the second regression. c1, c2 can be derived from b1, b2. It is incorrect to run the second regression. It is better to run the first regression. It is incorrect to run the second regression. ठीक है जी, चेक कर लेते हैं. What's a big deal? 43 देखिएगा, पहला है y on x1, x2, तो क्या बनेगा मॉडल? β1, β2 x1, β3 x2, अच्छा नॉट कर लें, प्लस μi। दूसरा मॉडल है x1 and x1 plus x2, इसके पॉपुलेशन पैरामीटर गाइस मैं अल्फा लेट कर रहा हूं, अल्फा नॉट, अल्फा 1 x1, alpha 2 x1 plus x2 plus vi. Can we write this? Alpha 1 plus alpha 2 x1 alpha 2 x2 plus vi. बोलिए, ठीक है ना? So now you can see that alpha 1 plus alpha 2 is equal to beta 1 when we compare these two regression, and alpha 2 equal to beta 2, and when you compare their sample counterpart मतलब OLS estimator, तो इसका था C1 C2 और इसका था B1 और इसका था B2। सो क्या क्लियरली पता लग रहा है? पहला ऑप्शन क्या है? देयर इज नो नीड टू रन दी सेकंड रिग्रेशन, जरूरी नहीं है सेकंड रिग्रेशन। अगर C1 C2 चाहिए तो B1 B2 से आ सकते हैं, है ना? C2 B2 आ रहा है, C2 को यहाँ डालोगे C1 B1 माइनस B2 आ जाएगा। पहला ऑप्शन ठीक है, एकदम सही, मस्त।
बेहतरीन ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन 44। सपोज वी रन दी OLS रिग्रेशन yi on xi like this and after that we regress, we get this estimate. Now we get the y on y hat, estimate the coefficient y hat is gamma hat, which of the following is correct? gamma hat बताना क्या। Now please जरा ध्यान से देखिए, सुनिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इस 44 में बहुत ही गंदा कलर लग रहा है। y is equal to बीटा 1 प्लस बीटा 1 ही है ना, बीटा नॉट है, अल्फा है सॉरी, अल्फा प्लस बीटा xi प्लस न्यू आई है, और इसका जो डिटर्मिनिस्टिक SRF है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, नाउ अगर yi को ऑन y हैट पे रिग्रेस किया गया तो मॉडल कुछ ऐसा बना, अल्फा नॉट अल्फा सम बीटा 1 प्लस बीटा 2 y हैट प्लस सम vi, और इसका जो सैंपल काउंटर पार्ट बना वो कुछ ऐसा बन गया, बीटा 1 हैट, इसको इन्होंने गामा दे दिया, गामा दिया है ना, अच्छा गामा ओरिजिनल को दिया है, एस्टिमेट कोफिशिएंट ऑफ y ऑन गामा, ठीक है सॉरी, इसको इन्होंने गामा दिया है और फिर गामा हैट y हैट, समझ गए ना यार, सैंपल काउंटर पार्ट। ठीक है, नाउ ऐसे लेके चलते हैं, इस तरीके से लेके इसकी। अब सुनो, हमें ये निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, एक तरह से बीटा 2 हैट की तरह से डिनोट करो, क्या होता है समीशन y माइनस y बार, xi का काम कौन कर रहा है y हैट माइनस y कैप बार अपॉन समीशन y माइनस y बार का स्क्वायर y हैट माइनस y कैप बार का स्क्वायर। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े अगर हम, समीशन y माइनस y बार, यार y हैट क्या है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये रहा अल्फा हैट प्लस बीटा हैट xi, और y कैप बार को y बार लिख सकते हैं, और y बार क्या होता है याद करो, अल्फा हैट माइनस बीटा हैट x बार अपॉन सॉल्व करें समीशन y माइनस y बार का स्क्वायर, सिमिलरली वैल्यू डाल दो। बच्चों इकोटेक्स पढ़ी हुई है तो सवाल बड़े अच्छे से समझ में आ रहा हो, बाकी भगवान मालिक है। ठीक है, सुनो, यहां से बीटा हैट कॉमन आएगा और यहां से अल्फा हैट का अल्फा हैट उड़ा दो, यहां से बीटा हैट स्क्वायर आएगा, सो बीटा हैट अपॉन बीटा हैट स्क्वायर समीशन y माइनस y बार xi माइनस x बार xi माइनस x बार स्क्वायर y माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बीटा हैट होता है, बहुत आसान, वेरी इजी। ठीक है, 44 आगे बढ़े, बट चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है, बट डुएबल है। जिसने स्टार्ट ढंग से पढ़ी हुई है ना, वो सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लिया होगा, जरूर कर क्या लिया होगा, कर भी लिया होगा पूरा का पूरा। ठीक है, so x1, x2, x3 are the pairwise uncorrelated random variable. The mean and variance of each variable is 0 and 3. Find the correlation between x1 plus x2 and x1 plus x3. सुनिए 45 कह रहा है, पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। All the expectations are 0. ठीक है,
सारे वेरिएंसेस 3 हैं, कोवेरियंस ऑफ xi xj इज 0 है, ठीक है। इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इंटू xj भी 0 होगा, ठीक है। फाइन, ये थोड़ा सा अगर पता हो तो खुद पता लगा सकते हो। कोवेरियंस पेयर वाइज कोरिलेशन 0 तो कोवेरियंस भी 0 हो गया, और कोवेरियंस 0 होने से ये भी 0 आता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे कोवेरियंस ऑफ x1 x2 क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। राइट साइड तो 0 है, पूरे 0 बनने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 को भी 0 बनना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, क्या मांगा है हमसे इसने, कोरिलेशन बिटवीन x1 प्लस x2 एंड x1 प्लस x3। फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरियंस x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 प्लस x2 स्टैंडर्ड। अच्छा बच्चों, किसी ने किसी और तरीके से किया है, प्लीज मुझे शो करके दिखा सकता है। सो लेट्स फाइंड द कोवेरियंस फर्स्ट। Covariance of x1 plus x2 and x1 plus x3 is nothing but expectation of x1 plus x2, x1 plus x3 minus expectation of x1 plus x2 into expectation of x1 plus x3, ठीक है। So इधर आ जाओ, x1 square, x1 x3, x2 x1, x2 x3 minus expectation of x1 plus expectation of x2, expectation of x1 plus expectation of x3। गाइस ये 0 0 है, क्वेश्चन में गिवन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर ही बच जाएगा बस, क्योंकि ये सब भी 0 आएगा अगर एक्सपेक्टेशन सबके साथ अलग अलग लेके जाओगे। एज वी हैव गिवन दैट एक्सपेक्टेशन xi xj इज अंडा। भाई तुम इसको ऐसे लेके जाओगे, हाँ ये सब 0 है। फाइनली अच्छा, वेरिएंस ऑफ x1 क्या होता है, e ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस e ऑफ x1 का होल स्क्वायर। ये 3 है, ये 0 है, 3 आ गया, दैट्स ऑल। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 प्लस x2 मांगा है, विच इज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर रूट। दोस्तों ये भी 3 है, ये भी 3 है, रूट 6 आ गया। ये आया है 3, ये रूट 6, अगला भी रूट 6 ही आएगा क्योंकि सब कुछ सेम ही है। 3/6 1/2 इज द आंसर। जैसे मैंने हाथ चलाया ना, ऐसे चलना चाहिए, तब जाके हो पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तुम देख सकते हो 25-26 क्वेश्चन है मैथ्स के, कसम से 20 भी ठीक होगा, पास होगा तुम डीएससी में। मतलब ऑब्वियसली डीएससी में एडमिशन मिल गया तुम्हें, 10-12 इको के पेल देना, मतलब क्वेश्चंस कर लेना, सॉरी माइंड माई लैंग्वेज, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ, ठीक है। फाइन, 46 क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, बट आई हैव द क्वेश्चंस। फाइन, चलो 46 एक बार मैं पूरा क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, फिर उसके बाद 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, और ऑप्शन ये दे रखा है। मेरे पास है क्वेश्चंस, मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। जब तक एक काम करते हैं, 47 भी पूरा नहीं है, ठीक है, 48 कर लें, बहुत ही ज़्यादा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है फेयर कॉइन इज टॉस अंटिल अ हेड कम्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैपनिंग एन ऑड नंबर ऑफ टॉस। मतलब पहले टॉस पे हेड आए प्लस तीसरे पे हेड आए, पहले 2 पे टेल फिर हेड, 5th पे आए, पहले 4 पे टेल फिर हेड। सो हाफ, हाफ का क्यूब, हाफ की पावर 5
and so on. Finally, GP A upon 1 minus R. R is 1/4. 2/3 is the answer. बहुत ही बच्चा सवाल था सीरियसली. ठीक है, लिखो इसको. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है which of the following statement is true about exponentially probability distribution. Exponential distribution कह रहा है mean and medians are same, mean is greater than median, mean is smaller than median, mean and median cannot be compared, depends upon the parameters. No, parameters पे depend करता है, there is no doubt about it, but sometimes the diagram of the exponential distribution should be like, मतलब must be like this. कुछ इस तरीके का जाता है, कुछ इस तरीके का जाता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डायग्राम. एंड पॉजिटिवली स्क्यूड में एसिमेट्रिकल होता है. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड? मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मॉड. सो इट मींस मीन इज ग्रेटर देन मीडियन. करेक्ट आंसर. फाइन, ठीक है. अब जिसको एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी याद नहीं थी वो तो इसमें ग्रीन बोल्ड. ठीक है, ओके. समटाइम मॉड वॉड भी मांग लेता है, तो एक्सपोनेंशियल के पीडीएफ को डिफरेंशिएट करके जीरो रख के जो भी एक्स की वैल्यू आएगी मॉड हो जाएगा. ठीक है, सो प्रिपेयर रहना. अगला क्वेश्चन है 50. द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ एक्स ऑफ रैंडम वेरिएबल हैज अ स्लोप 2. ठीक है, फॉर एक्स इन द इंटरवल 0 से 0.5 एंड टेक्स द कांस्टेंट वैल्यू देयर आफ्टर. क्यूमुलेट जो सीडीएफ है उसकी स्लोप मतलब उसका डेरिवेटिव 2 है, इसके बीच में उसके बाद कांस्टेंट है. Which of the following statement is most accurately defined as the PDF of this random variable? कर देते हैं, देखिए क्या है. 2 है ना, देख लीजिए ये CDF है. CDF की जो स्लोप है which is equal to PDF क्या है? 2 है, 0 से 0.5 के बीच में. उसके बाद C है. सो वेल डिफाइंड पीडीएफ के लिए 0 से 2, 0 से 0.5 2dx प्लस 0.5 से इंफिनिटी c dx शुड बी इक्वल टू 1. जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल. अभी छोड़ रहा है इसे. 0.5 बचेगा ये which is 1. तो 1 में क्या ऐड करेगी 1 आ जाए? Obviously 0. तो C must be 0. ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ पेपर में कुछ इस टाइप का. सो क्या है सवाल? कितने गया? इट इज कांस्टेंट इन द इंटरवल एंड 0 आउटसाइड. मतलब इस इंटरवल में तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा which is 2, और उसके इंटरवल के बाहर अगर हम जाते हैं, चाहे मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 भी जाते हैं तो भी वो 0 रहेगा बेसिकली आउटसाइड. सो दिस इज. बच्चों ये सच्ची बता रहा हूँ, बड़े मतलब आसान थे, डूएबल सवाल थे. मुझे लगता है आप में से किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं. 2 सवाल जो नहीं दिख रहे थे हमें वो मैंने दूसरे पार्ट से अब आपको बताता हूँ वो कौन कौन से थे. ओके गाइस, 46 रहता है हमारा एंड 47 भी रहता है. बस ये 2 सवाल लास्ट. कह रहा है ये कुछ ऑप्शंस हैं. दिस इज द क्वेश्चन कि x and y are normally distributed, jointly normally distributed. Suppose for any real number, the conditional expectation of y given x is 0. उसके अलावा कुछ कंडीशंस दे रखी है जो कि मैं अलग से बोर्ड पे लिखूंगा. 46 कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y given x is 0. ठीक है, उसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऑफ g of x y given x is a random variable. उसके बाद g of yx या xy is ux into uy. उसके बाद expectation of g of xy given x is nothing but u of x into एक्सपेक्टेशन ऑफ vy given x. ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ g of xy is nothing but expectation of g of xy. कंफ्यूज करा बहुत ज्यादा, और बच्चे होते भी हैं. यही है भाई, बिल्कुल यही. ठीक है,
ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ y का, वो 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारे पास कंडीशनल मीन है बट एक्चुअली में अनकंडीशनल मीन नहीं है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे एक्सपेक्टेशन ऑफ y पे फोकस करते हैं। बच्चों, अगर कुछ बच्चों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y को कंडीशनल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कराया हुआ है प्रूफ इसका। सो दिस इज 0, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट विच इज 0। सो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ y 0 होगा, बट मत्था खराब हो चुका है क्योंकि सारे ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन ऑफ y 0 है। लेट्स बी फोकस ऑन अदर टू पार्ट। उसके बाद ये कह रहा है yx और yx स्क्वायर और yx का होल स्क्वायर, ठीक है, सारी चीजें ये कह रहे हैं। सो एक एक करके अगर हम चलें, सबसे पहले yx पे आते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ yx। गाइस एक काम करो, g ऑफ xy मान लो yx, हाँ ठीक है। सो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ xy निकालना है, ये फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ xy, ठीक है, गिवन x, कुछ इस तरीके से। एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ xy गिवन x क्या है, ये रहा फॉर्मूला, ux इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ vy गिवन x। अगर हम g ऑफ xy को yx मान रहे हैं तो इसे uy मान लेते हैं और ux, uy y हो गया, ux x हो गया। सो इसका फॉर्मूला ux यानी x इसका इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ vy यानी y गिवन x। अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x मैंने 0 प्रूफ किया है, 0 आ गया, आया मजा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में जाते हो, दे आर आस्किंग फॉर yx स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में वो कह रहा है yx स्क्वायर, आप इसको लिख लो। मैं थर्ड पार्ट में yx स्क्वायर की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट के लिए x स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो यहां से ux x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थर्ड ऑप्शन तो हमने इन्हें नहीं सही कर ही दिया, बट फोर्थ में ये एक एडिशनल ये और आ गया y स्क्वायर x स्क्वायर। सो अगर मैं y स्क्वायर x स्क्वायर बना लूं, ठीक है, y स्क्वायर x, तो इसका मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x। इट कैन बी 0, इट कैन बी नॉन 0, आई डोंट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन। सो आई कैन नॉट टेल कि ये 0 आएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, लिख लो इसको। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 47 नंबर कह रहे हैं, देखने में आसान है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने 2014 के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों को, ठीक है, सो शायद कुछ बच्चों ने करा भी हो। An urn contained 2 blue balls and 10 red balls. Red balls are numbered 1 to 10. Blue balls are not numbered. ठीक है. Balls are randomly drawn from the urn and returned until a blue ball is obtained, at which point the experiment stops. Find the probability that ball number is drawn at least once. देखो, अच्छा सवाल है। 47 क्या कह रहे हैं? 2 ब्लू बॉल है और 8 नहीं है, 10 रेड बॉल है, ठीक है। हमें प्रॉपर्टी निकालनी है कि 9 नंबर वाली जो बॉल है, जो 10 रेड बॉल है, उन पर नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ऐसे मतलब 12 बॉल्स पड़ी हैं, मैं बॉल उठाऊंगा एक एक करके, रेड आई रख दी, रेड आई रख दी, रेड आई रख दी, ब्लू आई अब काम नहीं कर रहा, ठीक है। जैसी ब्लू आई एक्सपेरिमेंट खत्म, कुछ हद तक ज्योमेट्रिक की तरफ इशारा कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स द फर्स्ट सक्सेस अकर, हाँ, जैसी ब्लू आई खत्म। बट इसने ना सिर्फ ब्लू वाले की रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी नहीं मांगी, ब्लू वाला एक्सपेरिमेंट स्टॉप। उसने बोला इस एक्सपेरिमेंट में
जो 9 नंबर वाली बॉल है वो कम से कम एक बार ही आनी चाहिए। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिए इसमें, एक ज्योमेट्रिक और यू कह सकते हो एक जगह बाइनोमियल। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे। सो इस वाले सवाल में सबसे पहले तो n एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं ब्लू के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन। पता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप 2 होता था कि नंबर ऑफ फेलियर टिल दी मतलब टू गेट दी फर्स्ट सक्सेस। अगर मैं बोलता हूं मेरा पहला हेड 8वें टॉस पे आया तो पहले 7 पे मेरे को टेल आए। ठीक है, तो अगर मैं बोल सकता हूं मेरे को 7 फेलियर मिले, इसका मतलब मुझे 8वें पे सक्सेस मिली होगी पहली। ठीक है, सो इस केस में n जो है वो ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी 2/12 विच इज 1/6। भाई सक्सेस क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉ। ठीक है, अब कितनी रेड बॉल ड्रॉ करोगे? अगर n रेड बॉल ड्रॉ किए तो इसका मतलब n+1 ड्रॉन किए होंगे, मतलब n+1 एक्सपेरिमेंट किए होंगे, क्योंकि अगले मुझे डेफिनेटली जब मैं सिर्फ और सिर्फ n रेड बॉल ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे n+1 ड्रॉ पे मुझे ब्लू बॉल मिल चुकी है, दैट इज ऑल। ठीक है बेटा, सो प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू n क्या होगा? अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10/12। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, 2 पंजे 2 चिक, सो 5/6 की पावर n इंटू 1/6। कोई अगर आप n को ये मानते कि नंबर ऑफ ड्रॉ, ठीक है, वेयर दी n इज द नंबर ऑफ ड्रॉन, ठीक है, वेयर दी फर्स्ट सक्सेस अकर, वेयर दी फर्स्ट ब्लू बॉल अकर, तो होता 5/6 की पावर n-1 इंटू 1/6। यहाँ पे n को नंबर ऑफ फेलियर लेट किया मैंने, सो n फेलियर्स आए, मतलब n सक्सेस क्या है? ब्लू बॉल आना। ब्लू बॉल आते ही हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि मेरे पास n रेड बॉल्स आई, मेरे एक्सपेरिमेंट में n रेड बॉल्स हो रही है, यानी उसके अगले ड्रॉ पे मुझे ब्लू बॉल मिल गई होगी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है x एक मान लेते हैं वेरिएबल कि जो 9 नंबर वाली बॉल है वो कम से कम एक बार ही आए, तो हम इसको सक्सेस लेते हैं। नंबर 9 रेड बॉल ड्रॉन, तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी x कम से कम एक आए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1 भी ना आए, क्या कहते हो? ठीक है, अब सुनो, अब जो नंबर ऑफ रेड बॉल आएंगी, ठीक है, वो इस n पे डिपेंड, मतलब लाइक नंबर 9 वाली जो बॉल आएगी वो डिपेंड करेगी कि कितनी रेड बॉल ड्रॉ की है। सो नंबर 9 रेड बॉल ड्रॉ करने का अपने आप में x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन दी हाउ मेनी टाइम्स द रेड बॉल ड्रॉन। ठीक है, सो इट फॉलोज बाइनोमियल n कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल। ऑब्वियसली रेड बॉल एक ही है, सो एक बार ही अगर रेड बॉल ड्रॉ करोगे तो 1/10 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है भाई, टोटल 10 बॉल है, 9 नंबर की तो एक ही बॉल है, ये हो जाएगा। अब ओवरऑल गाइज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन n कितना है। सो n अगर मैं लेके चलता हूँ 1 से इन्फिनिटी, भाई रेड बॉल ड्रॉ की है मैंने, 0 से इन्फिनिटी भी हो सकता है, क्योंकि एक भी रेड बॉल ड्रॉ नहीं की, हो सकता है पहली बारी में मुझे ब्लू बॉल मिल गई। हाँ, सो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन सकता है, प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू n इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन n इक्वल टू n। आप ना थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दो तो ये कुछ इस तरीके से बनाया है, जैसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन n इक्वल टू n है। ठीक है, आप चाहो तो इसको उस तरीके से बना सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से सॉल्व करके। ठीक है,
कि दोनों को मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, x इक्वल टू 0 n इक्वल टू n को प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन n इक्वल टू n, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू n। तो अगर तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वही किया, x इक्वल टू 0 n इक्वल टू n, ऑब्वियसली n पे डिपेंड करती है इस वजह से। सो नाउ बच्चों ये थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इतना भी नहीं कि ना हो पाए। सो 5/6 की पावर n इंटू 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन n इक्वल टू n, ठीक है। सो मतलब क्या है कि आप लोगों को एक भी वो 9 नंबर वाली रेड बॉल एक भी नहीं मिली n ट्रायल्स में। मतलब पहली बारी जब रेड बॉल निकाली तब भी नहीं आई, दूसरी बारी निकाली तब भी नहीं आई, तीसरी बारी निकाली तब भी नहीं आई, तो यानी 9/10 की पावर n। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन n इक्वल टू n का बेसिक मतलब है एक भी 9 नंबर वाली रेड बॉल नहीं निकली, यानी जो बाकी 9 रिमेनिंग बॉल्स थी अदर देन जिस पे 9 लिखा था वो निकली जब मैंने नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉ की, मतलब n रेड बॉल ड्रॉ की। सो फाइनली इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। सो व्हाट लेफ्ट समीशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी दोस्तों 1/6, इसको एक ही उसमें बंद कर लो, 5/6 इंटू 9/10 की पावर n, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, सॉरी मैं थोड़ी हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आई बिलीव समझ में आ रही हो काफ़ी बच्चों को। n 0 से इंफिनिटी 1/6 3/4 की पावर n, 1/6 बाहर ले लो, ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी विच इज a अपॉन 1 माइनस r। फाइनली 1/6 इंटू में 3/4 इंटू में 4/1, 4 से 4 कटा, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। एक सिली मिस्टेक की है, ठीक है, सिली मिस्टेक क्या है, 0 भी है, सो ये 1 आएगा, फाइन। सो 1/6 इंटू 1 इंटू 4/1 2/3, बट हमारा आंसर क्या है 1 माइनस 10 1/3। बच्चों मेरी कैलकुलेशन सच्ची बहुत खराब, आप मेरे से पढ़ोगे ना आपको लगेगा मैं कभी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, बट इतनी तो माफ़ी मिल सकती है टीचर, ठीक है। सो फ्रॉम माई साइड द होल पेपर ऑफ DSC 2021 इज ओवर। आई होप आपको हर एक स्टेप हर एक सवाल मैंने अच्छे से समझाया हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और अगर आपको बाकी पेपर चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जितना इसको स्प्रेड कर सकते हो पूरी जगह स्प्रेड कर दो यार। थैंक यू सो मच, बाय, नमस्ते।